नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप लोग सब अच्छे से होंगे। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि कुछ MCQs भी कराए जाए, तो आज से मैंने MCQs की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। और इस सीरीज में लगभग आपको हर एक्ट से रिलेटेड करीबन 100 के MCQs के आसपास आपको मिलते रहेंगे। तो सभी में 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन पहले खुद से चुनना है, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि हमको कहाँ तक पता है और कहाँ तक हमारी चीज़ें हमारे माइंड में हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर आप लोग देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ MCQs को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत वैधानिक कल्याण सुविधा नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। नंबर 1 है क्रैच, बी है कैंटीन, सी है परिवहन और डी है प्राथमिक चिकित्सा बक्से यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा कल्याण सुविधा नहीं है जो कि आपको इस अधिनियम में नहीं दिया गया, यानी कि यह अधिनियम नहीं कहता कि इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको ये चीज दी जाए। तो ऐसा क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा परिवहन, यानी कि सी। यानी कि आपको क्रैच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस कारखाना अधिनियम में प्रावधान है, कैंटीन उपलब्ध कराने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान है और फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध कराने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान है। लेकिन परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए इस एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल मूल्यांकन समितियों का गठन किसके अधीन है? स्थल मूल्यांकन यानी कि प्लेस का जो वेरिफिकेशन है, उन समितियों को बनाने का गठन करने का किसके अधीन है? कारखाना अधिनियम 1948, अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो क्योंकि हम लोग फैक्ट्री एक्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं तो यहाँ आसानी से हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। तो जो स्थल मूल्यांकन है यानी कि जहाँ फैक्ट्री लगती है उसकी समिति का गठन जो होता है वो किसके अधीन होती है? वो कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कारखाना अधिनियम 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुद से भी कोशिश करते रहिएगा और हो सके तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं पर्याप्त समय आपको दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत प्रत्येक श्रमिक के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए जो भी जगह उपलब्ध कराई गई है जो श्रमिक के लिए है, जो फैक्ट्रीज एक्ट में बताया गया है कि कितने घन मीटर जगह एक श्रमिक के लिए उपलब्ध कराई जाए, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है कि वो कितनी जगह होनी चाहिए। तो ऑप्शन है पहला, 1948 से पहले जो भी निर्मित कारखाने हैं उनके लिए 12 घन मीटर और 1948 के बाद जो भी निर्मित कारखाने हैं उनके लिए 14.2 घन मीटर। दोनों क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको जब एक्ट पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि जो 1948 एक्ट के बनने से पहले जो कारखाने लगे हुए हैं उनमें इतनी जगह होनी चाहिए और जो बाद में बने हैं उनमें इतनी जगह होनी चाहिए। उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है वो एक ही में रख के आपसे पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। 1948 से पहले निर्मित कारखानों के लिए 10 घन मीटर और 1948 के बाद निर्मित कारखानों के लिए 14.2 घन मीटर। थर्ड चलते हैं। 1948 से पहले निर्मित कारखानों के लिए 9.9 घन मीटर और 1948 के बाद निर्मित कारखानों के लिए 14.2 घन मीटर। और चौथा देख लेते हैं। 1948 से पहले निर्मित कारखानों के लिए 9.9 घन मीटर और 1948 के बाद निर्मित कारखानों के लिए 14.4 घन मीटर। थोड़ा आप लोग आइडिया लगाइए, थोड़ा गैस करिए कि कौन सा ठीक होना चाहिए ऑप्शन, कि जो फैक्ट्री एक्ट के जो बना था उससे पहले जो कारखाने लगे हैं उसमें श्रमिकों की जो काम करने की जगह है वो कितने पर वर्कर के हिसाब से डिफाइन की गई है और 1948 के बाद कितने घन मीटर के हिसाब से डिफाइन की गई है। तो इसका आंसर होगा
सी 1948 से पहले निर्मित जो भी जितने भी कारखाने हैं उनके लिए श्रमिक के लिए 9.9 घन मीटर होनी चाहिए, और 1948 के बाद निर्मित कारखानों के लिए 14.2 घन मीटर है। यानी कि अब जो भी कारखाने आज की डेट में लगेंगे या 1948 एक्ट के बनने के बाद जो भी कारखाने लग रहे हैं नए या जो लगे हैं नए, उनमें जो भी श्रमिकों के लिए जगह होगी एक श्रमिक के लिए वो कितनी होगी, 14.2 घन मीटर। अच्छा, इसमें कुछ एक ऊंचाई का भी एक मानक है कि ऊंचाई इससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, और मैंने उसको एक्ट में आपको बताया भी है स्पेशल तौर से कि जो घन मीटर में जो ऊंचाई को हम नापेंगे वो कितनी अधिकतम होनी चाहिए, उसकी भी एक सीमा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितनी सीमा है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत काम के घंटे 8 प्रतिदिन और 8:48 प्रति सप्ताह, इसमें क्या शामिल होना चाहिए और क्या शामिल नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला हुआ शामिल करें, न्यूनतम काम के घंटे हैं, या बाकी अंतराल अवधि शामिल करें, जो बाकी अंतराल है वो भी इसमें शामिल करें जो विश्राम की अवस्था होती है, या आराम अंतराल अवधि शामिल ना करें। तो इसमें जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए है तो इसमें क्या चीज शामिल होगी और क्या चीज शामिल नहीं होगी। उसमें क्या शामिल नहीं होगा, आराम अंतराल अवधि शामिल इसमें नहीं होगी, और अगर आराम अवधि शामिल होती है तो 9 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाना चाहिए, इससे अधिकतम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास फैक्ट्री अधिनियम के तहत कारखाने में काम करने के लिए फिटनेस के प्रमाण पत्र के फॉर्म को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना, किसके पास ये शक्ति प्राप्त है कि जो फिटनेस प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है उसको निर्धारित करेगा, उसके फॉर्मेट को निर्धारित करेगा कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए किसके पास अधिकार क्षेत्र है, तो पहला है प्रमाणित सर्जन, दूसरा है कारखानों के मालिक या अधिभोगी, तीसरा है राज्य के कारखानों के मुख्य निरीक्षक, और चौथा है राज्य सरकार। तो प्रमाणित सर्जन तो वेरीफाई करते ही करता है, सबके दिमाग में आएगा प्रमाणित सर्जन हो सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है उसको निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, यानी कि ये अधिकार क्षेत्र किसके पास है। तो आप एक्ट जब पढ़ेंगे तो एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी अधिकार क्षेत्र है वो समुचित सरकार, यानी कि जो जिस कार्य क्षेत्र में वो कारखाना जिसके कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है उसी गवर्नमेंट को ये अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। जिस राज्य में लगा होगा कारखाना तो वहां के जो उसका फॉर्म फिटनेस फॉर्म है उसको निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, राज्य सरकार को प्राप्त है। बहुत ध्यान से ऑप्शन को चुनिएगा, आपको भ्रमित करने वाले ऐसे ऑप्शन वहां भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कारखाना अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है कारखाना अधिनियम के संबंध में। पहला है कैंटीन के प्रबंधन के लिए एक प्रबंध समिति के गठन से संबंधित अधिनियम में एक प्रावधान है, सत्य है। सुरक्षा समिति की स्थापना के संबंध में अधिनियम में प्रावधान है, ये आप बताइए। अधिनियम में कल्याण समिति की स्थापना से संबंधित प्रावधान नहीं है। और इसके बाद चौथा है अधिनियम में एक शिकायत समिति की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। थोड़ा सा गैस करिए आखिर इसमें से क्या असत्य है, यानी कि जो सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है, इसमें सत्य नहीं है अधिनियम में एक शिकायत समिति की स्थापना संबंधित कोई भी प्रावधान कारखाना अधिनियम में नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये सत्य नहीं है, ये प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिक की परिभाषा का कौन सा भाग अधूरा है, यानी श्रमिक की जो परिभाषा है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और वो किस चीज के बिना अधूरा है, इसको समझ लेते हैं। सीधे या किसी एजेंसी द्वारा उसके माध्यम से नियोजित व्यक्ति, प्रमुख नियोक्ता के ज्ञान के साथ या बिना, तीसरा पारिश्रमिक के लिए, और चौथा निर्माण प्रक्रिया में। तो यानी कि श्रमिक किसको, जो श्रमिक की परिभाषा है उसमें एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो होनी ही चाहिए तभी वो श्रमिक कहलाएगा। तो कॉमन सी बात है, हम लोग मजदूरी करते हैं या हम लोग परिश्रम करते हैं तो किस चीज के लिए करते हैं, पारिश्रमिक के लिए करते हैं ना। इसके लिए करते हैं पारिश्रमिक के लिए, यानी कि कुछ पाने के लिए, तो पारिश्रमिक के लिए, इसके बिना श्रमिक की परिभाषा अधूरी है। इसीलिए जो भी एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों की भी चर्चा चली थी कुछ दिन पहले, जब एक्सपीरियंस
अपलोड किए गए थे, तो उसमें भी कई लोगों ने बताया था, और जो सही भी है, कि जो भी आपका एक्सपीरियंस बनेगा उसमें कुछ ना कुछ आपका वेतन या सैलरी आपकी उसमें लिखी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो जो है एक्सपीरियंस लेटर माना नहीं जाएगा। ये बात सत्य है, बिना सैलरी के आप कहीं भी काम करते हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस लेटर में काउंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्बुलेंस कक्ष प्रदान किया जाएगा यदि, कब किया जाएगा? 30 महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 के तहत कार्यरत हों। दूसरा ऑप्शन है क्रैच फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत प्रदान किया जाता है, ये भी नहीं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत कारखानों में 500 श्रमिक कार्यरत हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रमिकों का मुआवजा अधिनियम 1923 कारखाने पर लागू होता है। तो इसमें तो बहुत आसान है छाटना, ऑप्शन को सी होगा इसमें। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत कारखानों में 500 श्रमिक अगर कार्यरत हैं तो वहां पर एम्बुलेंस कक्ष होना ही चाहिए। मैंने आपको बताया भी है एक्ट में, जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं एक्ट के, वो लोग पहले कृपया उन वीडियो को विजिट कर लें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों तक अभी तक मेरे वीडियो नहीं पहुंच पाए हैं, आप लोगों के माध्यम से मेरे वीडियो पहुंच जाएं और उनको भी कुछ लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखानों में सामान्य मजदूरी के साथ एक दिन में काम के अधिकतम दैनिक घंटे क्या होने चाहिए? 11 घंटे, 10 घंटे, या 9 घंटे, या 8 घंटे? अब जब सामान्य मजदूरी की बात होगी तो इसमें विश्राम जो है शामिल होगा। जब विश्राम शामिल होगा तो सामान्य मजदूरी कितने घंटे की हो जाएगी? 9 घंटे की हो जाएगी। कितने घंटे की? 9 घंटे की। ये बहुत ध्यान से करिएगा, ये वाला ऑप्शन कहीं भी जब अगर ये क्वेश्चन आपके यहाँ फंसता है तो उसमें विश्राम अगर हटा रखा है तो 8 घंटे होगा, और अगर सामान्य मजदूरी लिख रखा है तो वो 9 घंटे होगा, क्योंकि सामान्य मजदूरी में विश्राम अंतराल भी शामिल होगा। ठीक है, अधिकतम 9 घंटे ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कल्याण अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कल्याण अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1 है कल्याण अधिकारी का प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1950 दोनों में दिया गया है। कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारी को कानून में परिभाषित और निर्धारित किया गया है। तीसरा है कल्याण अधिकारी की नियुक्ति को संगठन में नियोजित न्यूनतम कार्यबल के प्रावधान के साथ टैग किया गया है। और कल्याण अधिकारी की भूमिका को तीसरे बल के रूप में डिजाइन किया गया था। अब इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें सत्य जो नहीं है वो है बी ऑप्शन, कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को कानून में परिभाषित और निर्धारित किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को कानून में डिफाइन नहीं किया गया है कि इनके क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। कल्याण अधिकारी के बारे में बात हो रही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला कारखाना अधिनियम अधिनियमित किया गया था। जो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी एक्ट की हिस्ट्री से क्वेश्चन आना ही आना है। वो कब बना, उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे स्टार्टिंग हुई, उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट रहे होंगे, तभी तो वो एक्ट बना। उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए उससे एक क्वेश्चन आ चुका है। पहला है 1881, दूसरा ऑप्शन है 1895, तीसरा ऑप्शन है 1897 और चौथा ऑप्शन है 1885। तो पहला कारखाना अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसका ऑप्शन होगा ए, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम अधिनियमित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाने अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क कौन है? यानी कि एडल्ट, जो कारखाना अधिनियम में डेफिनेशन मैंने बताई है 4, एडल्ट की, एडोलोसेंट की, चाइल्ड की, तो ये और यंग की, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क कौन है? जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, दूसरा है जो 18 साल से कम है, तीसरा है जो 14 वर्ष से अधिक है, या चौथा जो 15 वर्ष से अधिक है। तो इसमें क्वेश्चन सबको ही पता है एडल्ट कौन होता है, तो एडल्ट, और कारखाना अधिनियम में भी एडल्ट को
वही बताया गया क्या, जिसने 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखानों के मामलों पर अंतिम नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जो अंतिम कंट्रोल रखता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पहला है व्यवसायी यानी कि ऑक्युपायर, दूसरा है प्रबंधक यानी कि मैनेजर, तीसरा है अध्यक्ष, और चौथा है प्रबंध निदेशक, डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अंतिम नियंत्रण रखने वाले को क्या कहा जाता है? जो अंतिम नियंत्रण रखता है, तो अंतिम नियंत्रण जो होता है वो होता है ऑक्युपायर यानी कि व्यवसायी। मान लीजिए किसी ने कंपनी खोली और उसको किराए पे उठा दिया और वो चला रहा था, यानी ऑक्युपायर है ना, वो उसने ऑक्युपाई कर रखी है कंपनी, उसको चला रहा है, तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, और अंतिम नियंत्रण किसका होगा? वो व्यवसायी का होगा, ऑक्युपायर का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कुछ अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि शायद एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कहता मैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आपके इसी के आसपास ही घूमेंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट के लगभग 200 क्वेश्चंस के आसपास मैं तैयार कर रहा हूँ, और धीरे धीरे उन सारे क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से लाता रहूँगा, और एक भी क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि रिपीट ना हो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके और आप उनको पढ़ सकें। और इनके पीछे आप हर क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें तो आप उनको वेरीफाई भी करते जाएं, और उसके लिए एक्ट को पढ़ें, जो मेरे वीडियोस हैं उस, या फिर जो भी कहीं आपके पास जो भी नोट्स हैं उनसे वेरीफाई कर लें, जिससे कि अगर कुछ गलत ऑप्शन है तो कृपया मुझको कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं भी उसको सुधार सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैसे उम्मीद है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत वेरीफाई करके ही चीज़ों को रखा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अर्थ में उसके परिसर सहित एक परिसर एक कारखाना है जिसमें बिजली की सहायता के बिना, यानी कि विदाउट ऑफ पावर, एनर्जी पावर, एक निर्माण प्रक्रिया की जा रही है, और जहां काम करने वालों श्रमिकों की संख्या कम है, कम से कम क्या होनी चाहिए? 10 या अधिक कार्यकर्ता, 20 या अधिक कार्यकर्ता, या 15 या अधिक कार्यकर्ता, या 50 या अधिक कार्यकर्ता। तो बिजली के बिना, बिजली की सहायता से अगर कोई कारखाना चल रहा है तो वहां 10 या 10 से अधिक हो सकते हैं, और अगर बिजली के बिना सहायता कोई चल रहा है तो क्या 20 या 20 से अधिक अगर कार्यकर्ता हैं या श्रमिक हैं, तो वो कारखाना फैक्ट्री अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी अनुसूची बेरिलियम विषाक्तता, एंथ्रेक्स और आर्सेनिक विषाक्तता या इसके परिणाम आदि को अधिसूचित रोगों के रूप में निर्दिष्ट करती है? यानी कि जो भी रासायनिक खतरे हैं, जो भी रासायनिक खतरे होते हैं और उनसे जनित जो भी रोग हैं, वो एक फैक्ट्रीज एक्ट में एक सूची बनाई गई है, वो उसमें रखे गए हैं। और वो किस सूची में है ये पूछ रहे हैं आपसे, पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, या तीसरी अनुसूची में, या 5वीं अनुसूची में? थोड़ा सा आइडिया लगाइए। चलिए मैं बता देता हूं, तो ये कौन सी अनुसूची होगी? ये होगी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में लिस्ट दे रखी है बाकायदा कि ये रोग होते हैं और इसके कारण ये रोग हो सकते हैं, ये वहां पर निर्दिष्ट कर रखा है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में। चलिए आगे चलते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के लागू होने के बाद कारखानों में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक के लिए स्थान कितने घन मीटर होना चाहिए? ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है कि कितनी जगह उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, 1948 के लागू होने के बाद पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 1948 के बाद, और 1948 के पहले भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, एक ही बाद वाला करा दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें दोनों ही क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें मैंने अलग कर दिया है। 9.9, 10.2 घन मीटर, 14.2 घन मीटर और 13.2 घन मीटर। ये घन मीटर में है, क्योंकि घन मीटर उसमें दे रखा है, तो मैंने यहाँ ऑप्शन केवल 9.9 में ही या 10.2 ही रखे हैं। तो क्या होना चाहिए? तो अब तो याद भी हो गया होगा सबको,
सी क्वेश्चन, इसका आंसर ठीक है, 14.2 घन मीटर होनी चाहिए एक श्रमिक के लिए स्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गर्म मौसम के दौरान ठंडे पानी का प्रावधान संगठन द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि फैक्ट्रीज जो प्रबंधक जो फैक्ट्री है उसका जो संचालक है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि यह कर्मचारी कितने कर्मचारी होनी चाहिए, शर्त कितने कर्मचारी होने चाहिए तब ठंडे पानी व्यवस्था का प्रावधान है, 200, 250 या 300 या 150। कितने कर्मचारी होने चाहिए? कम से कम 250 या उससे अधिक कर्मचारी होने चाहिए, तब उसको गर्म मौसम में ठंडे पानी का प्रावधान करने का उस पर बाउंडेशन लगती है, और उसको एक कूलर लगाना चाहिए, वाटर कूलर, जिससे कि जितने भी कर्मचारी हैं वो ठंडा पानी पी सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर कौन है? किशोर की बात करते हैं, किशोर कौन है? यानी ठीक है, किसने लिख दिया है? जिसने 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जो 18 साल से कम है, या जिसने 15 साल पूरे कर लिए हों लेकिन 18 साल से कम है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये तो बहुत छोटी सी चीज है और आप लोगों को याद भी हो गई होगी, जिसने 15 साल पूरे कर लिए हों लेकिन 18 साल से कम हो, वो क्या होता है? वो किशोर होता है। ठीक है, यानी कि यंग पर्सन। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कल्याण प्रावधान नहीं है? जलपान गृह, क्रैच, मादक पेय या पीने का पानी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फनी है क्योंकि इसमें से अलग से ही दिखता है आंसर भी, और इसमें जो आंसर है वो है मादक पेय, यानी कि मदिरा की व्यवस्था कोई नहीं कराएगा, ये प्रावधान नहीं है कल्याण प्रावधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान किया जाना है, कितने व्यक्ति हों जब आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य है? 125, 135 या 150 या 160? 150 कर्मचारी जब आपके यहाँ नियमित हैं तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि या अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हो तो क्रैच प्रदान किया जाना है, या तो इतने हो या उससे अधिक हो तो क्रैच प्रदान किया जाना है। अगर महिला कर्मचारी कार्यरत हैं तो उनकी संख्या मैंने बताई है कि कितने महिला कर्मचारी हो या उससे अधिक हो तो आपको एक क्रैच की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्रैच वो होता है जहां महिलाओं के 5 साल तक के बच्चे आकर उसमें खेल सकें, और उनके लिए एक आया की व्यवस्था भी करानी पड़ेगी। जो महिलाएं कर्मचारी हैं उनके बच्चे काम करने के दौरान वहां उनके साथ ना रहकर उस क्रैच में रहें और वो वहां खेलते रहें, और समय समय पर कुछ अंतराल के बाद में महिला कर्मचारी उनके पास जाकर उस कक्ष में जाकर उनको दूध भी पिला सकती हैं। ठीक है, ये व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था कब होनी चाहिए उसकी बाउंडेशन है कि कितनी महिला कर्मचारी होनी चाहिए कम से कम। तो कम से कम 25 या 32 या 30 या 40। तो कम से कम कितनी महिला होनी चाहिए? कम से कम 30 महिलाएं होनी चाहिए, तब क्रैच की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। अगर महिला कर्मचारी 30 है तो आपको क्रैच की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्राम शब्द किससे जुड़ा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया तो इसमें बहुत लोग भ्रमित होंगे। विश्राम शब्द किससे जुड़ा है? क्योंकि जब इस एक्ट को आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तब ये आपको समझ में आएगा कि विश्राम शब्द क्या है। तो विश्राम शब्द क्या है, इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है अध्ययन के लिए भुगतान छुट्टी, दूसरा है पितृत्व अवकाश, तीसरा है मातृत्व अवकाश, और चौथा है संगरोध छुट्टी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन होगा ए, अध्ययन के लिए भुगतान छुट्टी, यानी कि पढ़ने के लिए अगर कोई छुट्टी चाहता है तो उसको विश्राम शब्द कहा जाएगा। जैसा कि अपने हर एक गवर्नमेंट जॉब में भी ये फैसिलिटी है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए लीव ले सकते हैं। शुरुआत में वेतन के साथ मिलती है कुछ दिनों की, उसके बाद हाफ वेतन के साथ मिलती है, और उसके बाद विदाउट वेतन लीव भी मिलती है। लेकिन आपकी जो है नौकरी
बरकरार रहेगी और आप पढ़ते भी रहेंगे, और अगर आपका कहीं और सिलेक्शन होता है तो आप वहां से रिजाइन देके दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा के बारे में कहती है, क्या कहती है? ये यहाँ गलत टाइप हो गया, धारा 2 का है। क्या कहती है? विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में बताती है, कारखाना के बारे में बताती है, या कार्यकर्ता के बारे में बताती है, या इनमें से कोई नहीं। तो धारा जो 2 का है वो हमें विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में बताती है कि विनिर्माण प्रक्रिया है वो क्या होती है, उसके बारे में हमको धारा 2 बताती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि कारखाने में 1000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं तो उन्हें योग्य नियुक्त करना चाहिए निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने के लिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। सुरक्षा अधिकारी, कल्याण अधिकारी, या सुरक्षा अधिकारी, ये रिपीट हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो अच्छी बात है, अब आप तो सबसे ऑप्शन लगा ही सकते हैं आसानी से। तो क्या है? सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। सुरक्षा अधिकारी जो है नियुक्त होना चाहिए। अगर 1000 से अधिक श्रमिक आपके यहाँ काम करते हैं तो किसी भी कारखाने में, तो एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम या नियमों के प्रावधानों को उल्लंघन के लिए कब्जाधारी दंड के लिए उत्तरदायी होगा। अगर कारखाना अधिनियम के तहत कोई भी नियम का प्रावधान का कोई भी उल्लंघन करता है कब्जाधारी, तो उसके लिए उसको दंड का प्रावधान है। वो क्या है? 2 साल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, 6 महीने या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, 3 साल या जुर्माना 10,000 रुपए तक का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दंड प्रावधान की धाराएं मैंने पढ़ाई है कारखाना अधिनियम में, उसमें अगर कोई भी कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करता है, कोई भी ऑक्युपायर या कोई भी नियोक्ता, तो उसके लिए उसको 2 साल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों ही उसको हो सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई कर्मचारी कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 20 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या जुर्माना लगाया जाएगा और धारा 20 क्या है? और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ₹10, ₹5, ₹15 और ₹20। तो आप लोग धारा 20 के बारे में देखिए और बताइए कि इसमें कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और आगे भी ये सीरीज में लाता रहूँगा बराबर, और धीरे धीरे सभी एक्ट पे लगभग 100-150 के आसपास क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। जितने भी एक्ट हैं सब पे अलग अलग सेपरेट आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।